नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब कुछ अपने निर्यात यानी एक्सपोर्ट्स पर अमेरिका की तरफ से ज्यादा आयात शुल्क यानी टैरिफ का सामना करने की तैयारी कर रहा है। ये टैक्स 20% से 25% तक हो सकते हैं। सरकार के दो सूत्रों ने बताया कि ये कदम अस्थायी रूप से लिया जाएगा क्योंकि भारत फिलहाल अमेरिका को नई व्यापार छूट देने से बच रहा है। अमेरिका ने इसके लिए 1 अगस्त की डेडलाइन तय की है। भारत की योजना है कि अमेरिका के एक प्रतिनिधिमंडल के अगस्त के मध्य में भारत आने पर फिर से बड़ी व्यापार वार्ता शुरू की जाए। सरकार चाहती है कि सितंबर या अक्टूबर तक एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौता तैयार हो जाए। एक भारतीय अधिकारी ने कहा कि बातचीत अच्छे से चल रही है और अगस्त के मध्य में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के दिल्ली आने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 20% से या 25% टैरिफ लगाने का पत्र जारी कर सकते हैं अगर सबसे बुरा हाल हुआ तो। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमें लगता है कि ये शुल्क अस्थायी होंगे क्योंकि अब तक 5 दौर की व्यापार बातचीत हो चुकी है और जल्द ही एक समझौता बन जाएगा। भारतीय अधिकारी ने बताया कि भारत ने बहुत से उत्पादों पर टैरिफ कम करने का प्रस्ताव दिया है और गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने पर भी काम कर रहा है। हालांकि कृषि और डेयरी सेक्टर पर भारत कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। भारत अब भी जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन और मक्का के आयात की अनुमति नहीं देना चाहता है और ना ही अपने डेयरी क्षेत्र को विदेशी कंपनियों के लिए खोलना चाहता है। भारत में इस साल अप्रैल से जून के बीच स्टील का आयात 30% तक घट गया है। ये गिरावट मुख्य रूप से चीन और जापान से आने वाली स्टील की सप्लाई में भारी कमी की वजह से हुई है। ये जानकारी रॉयटर्स को सरकारी आंकड़ों से मिली है। भारत ने अप्रैल जून 2025 के बीच 14 लाख मीट्रिक टन तैयार स्टील आयात किया। ये मात्रा पिछले साल के मुकाबले 28.8% कम है। चीन से स्टील का आयात 45.8% घट गया है, जबकि जापान से आयात 65.2% तक गिर गया है। अप्रैल जून के बीच चीन ने भारत को 3 लाख टन स्टील भेजा और जापान ने 2 लाख टन। बता दें, अप्रैल में भारत सरकार ने कुछ खास स्टील उत्पादों पर 12% का अस्थायी आयात शुल्क लगा दिया था। इसे सुरक्षा शुल्क कहा जाता है और इसका मकसद चीन जैसे देशों से आने वाली सस्ती स्टील की बाढ़ को रोकना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि दुनिया के किसी भी देश के नेता ने भारत को ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी थी तब कांग्रेस और उसके सहयोगी देश के सैनिकों की बहादुरी के साथ खड़े नहीं हो सके। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर 2 दिनों तक चली बहस का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने जो भी कदम आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा में उठाए उसको किसी भी देश ने रोकने की कोशिश नहीं की। पूरी दुनिया भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन कर रही थी। प्रधानमंत्री की ये टिप्पणी उस समय आई जब विपक्ष बार बार ये सवाल कर रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा क्यों की थी। क्या भारत पर किसी तरह का दबाव था? पीएम मोदी ने आज माना कि 9 मई को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति का फोन आया। उन्होंने मुझसे कहा कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा था। हम उससे भी बड़ा हमला करके जवाब देंगे और आगे मैंने कहा कि हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये 9 तारीख की रात की बात है और हमने पाकिस्तान की सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया और आज पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का जवाब पहले से तगड़ा होता है। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और सेना का मनोबल कमजोर करने की बात भी कही। पीएम मोदी आज सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर बोले। उन्होंने बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल के बाद मैंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि ये हमारा संकल्प है कि हम आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। सजा उनके आकाओं को भी मिलेगी और ऐसी सजा मिलेगी जो कल्पना से भी बड़ी होगी। सेना को कार्रवाई की खुली छूट दी गई। हमें गर्व है आतंकियों को वो सजा दी कि आज भी आतंक के उन आकाओं की नींद उड़ी हुई है। भारत ने सिद्ध कर दिया है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगी और ना ही न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के सामने भारत झुकेगा।
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कहा कि हम भारत सरकार और सेना के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। टाइगर को पूरी छूट देनी पड़ेगी। किसी भी ऑपरेशन के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सेना को ऑपरेशन का पूरा हक देना पड़ेगा। राहुल गांधी ने 1971 का वक्त याद कर कहा कि उस वक्त राजनीतिक इच्छा थी। उस दौरान के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें जो करना है हम वो करेंगे। जनरल मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी से कहा कि हम 6 महीने में ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, मुझे समय चाहिए। इंदिरा गांधी ने कहा कि आपको जितना समय चाहिए लीजिए। फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए। 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया। राहुल गांधी ने आज सदन में पीएम मोदी को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी में इंदिरा गांधी का आधा भी साहस है तो उन्हें संसद में आकर स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि हमने कोई विमान नहीं खोया और युद्ध विराम ट्रंप ने नहीं किया। राहुल ने कहा कि अपने भाषण में पीएम मोदी कह दें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, अगर उनमें हिम्मत है, अगर उनमें इंदिरा गांधी जैसा करेज है, और कह दें कि ट्रंप झूठे हैं। राहुल ने कहा कि आज शाम पीएम मोदी सदन में कह दें कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि आइए अब हम ऑपरेशन सिंदूर पर आते हैं। कल मैंने राजनाथ सिंह का भाषण देखा। जब लोग बोलते हैं तो मैं काफी ध्यान से सुनता हूं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सुबह इतने बजे शुरू हुआ और 22 मिनट तक चला। फिर उन्होंने सबसे चौंकाने वाली बात कही, 1:35 पर हमने पाकिस्तान को फोन किया और उन्हें बताया कि हमने गैर सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाया है और हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। शायद वो समझ नहीं पाए कि उन्होंने क्या खुलासा कर दिया। भारत के डीजीएमओ को भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की रात को ही 1:35 पर युद्ध विराम के लिए कहने के लिए कहा। आपने सीधे पाकिस्तान को अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति बता दी कि आपके पास लड़ने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, कि आप लड़ना नहीं चाहते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए और कहा कि भाषण में विदेश मंत्री ने कहा कि सारे के सारे देशों ने आतंकवाद की निंदा की है, मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि पहलगाम के बाद एक भी देश ने पाकिस्तान की निंदा नहीं की है। विदेश मंत्री कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को रोक दिया है, लेकिन पाकिस्तान के सेना प्रमुख ट्रंप के साथ लंच कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस ने ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया। इसके बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में माना कि 3 आतंकी वो थे जो पहलगाम हमले के गुनहगार थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को पहलगाम हमलों द्वारा इस्तेमाल किए गए एक चीनी सैटेलाइट फोन से निकले सिग्नल का पता चलने के बाद सेना ने ऑपरेशन शुरू किया। पिछले 17 दिनों में दूसरी बार सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस श्रीनगर शहर के बाहरी इलाकों में दाची गांव के जंगलों में जबरवान रेंज में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण महादेव पीक के लिडवास मैदान के पास मुल्लार पीक पर पहुंची। मारे गए आतंकवादियों से बाद में जब्त किए गए हथियारों, गोला बारूद और विस्फोटकों सहित विभिन्न वस्तुओं में सैटेलाइट फोन भी शामिल था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा ये वही आतंकवादी हैं जिन्होंने 22 अप्रैल को 26 नागरिकों की हत्या की थी। सूत्रों के अनुसार हमलावरों ने 11 जुलाई को बैसरन इलाके में भी सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया था। तब से सेना और पुलिस के कई टीमें रात में उनकी तलाश कर रही थी, इससे वो बार बार अपने ठिकाने बदल रहे थे। शनिवार को जब सुरक्षा बलों और पुलिस को महादेव पीक क्षेत्र से सैटेलाइट फोन सिग्नल का पता चला तो उन्होंने तुरंत एक अभियान शुरू किया, जिसे बाद में सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशन महादेव नाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में दूसरे दिन मंगलवार को बहस का सिलसिला जारी है। विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे कहा कि आतंकवादी मारे गए और आप खुश नहीं हैं, आपको तो जश्न मनाना चाहिए। उन्होंने सांसद अखिलेश यादव से आग्रह किया कि उन्हें अपना भाषण पूरा करने दें और ऑपरेशन महादेव से जुड़े तथ्य सामने रखें। अमित शाह ने संसद में कहा कि ऑपरेशन महादेव में मारे गए तीनों आतंकवादी पाकिस्तान से थे। शाह ने पी चिदम्बरम पर यह आरोप लगाने के लिए भी हमला बोला कि पहलगाम के आतंकवादी पाकिस्तानी नहीं थे। शाह ने कहा कि तीनों आतंकवादी पाकिस्तान में पंजीकृत मतदाता थे और उनके शिविर में मिले उपकरण भी पाकिस्तान से ही मंगवाए गए थे। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो पाकिस्तान को बचा रहा है, आपको पाकिस्तान को बचाकर क्या मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर चल रही चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनके मन में आतंकवादियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। गृहमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को इस विषय में सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। उसने आतंकवाद से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं।
शाह ने कहा कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली में 2008 के बाटला हाउस मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों के लिए आंसू बहाए थे। शाह ने कहा कि मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ था कि सोनिया गांधी आतंकवादियों के मारे जाने पर रो रही थी। इसके साथ ही शाह नेहरू पर पहुंच गए। शाह ने जवाहरलाल नेहरू पर अक्साई चीन को सौंपने का आरोप दोहराया। अमित शाह ने कहा कि चीन ने 1950 के दशक में लद्दाख की अक्साई चीन घाटी में सड़क बनानी शुरू की और भारत ने उससे सिर्फ औपचारिक विरोध दर्ज करवाया। नेहरू ने संसद में बयान दिया कि जहां घास का तिनका नहीं उगता उसकी चिंता क्यों। अमित शाह ने कहा कि नेहरू की कमजोर विदेश नीति का ही नतीजा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी मेंबर नहीं बन सका। यूएनएससी की स्थायी मेंबरशिप की अनौपचारिक पेशकश अमेरिका ने भारत को की थी, लेकिन नेहरू ने उसे यह कहते हुए ठुकरा दिया कि इससे चीन की भावनाएं आहत होंगी। अमित शाह ने 2017 में डोकलाम तनाव के दौरान राहुल गांधी के चीनी एम्बेसडर से दिल्ली में मुलाकात का भी दावा किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नेहरू, सोनिया और राहुल तीनों ने चीन के सामने बार बार नरमी दिखाई। न केवल यूएनएससी बल्कि डोकलाम संकट के वक्त भी कांग्रेस नेतृत्व स्पष्ट स्टैंड नहीं ले सका। ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहलगाम आतंकी हमले पर सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि आखिर पहलगाम में छुट्टियां मनाने गए लोगों की सुरक्षा करने वाला कोई क्यों नहीं था। उन्होंने आतंकी हमले की जिम्मेदारी को लेकर कहा कि किसी का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ। अपने भाषण में प्रियंका गांधी का निशाना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह पर था। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि 2008 में आतंकी हमला हुआ था, राज्य के चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ, देश के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि क्या इस सरकार में किसी का इस्तीफा हुआ। प्रियंका गांधी ने कहा कि क्या सेना प्रमुख, क्या इंटेलिजेंस प्रमुख ने इस्तीफा दिया, क्या गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी तक नहीं ली है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करूंगा। 11 साल से सत्ता में आप हो। कल मैं देख रही थी कि जब गौरव गोगोई ने जिम्मेदारी की बात कही थी, राजनाथ सिंह सिर हिला रहे थे, लेकिन गृहमंत्री हंस रहे थे। इन्होंने कल कहा कि मुंबई हमले के बाद मनमोहन सिंह सरकार ने कुछ नहीं किया। जब घटना चल रही थी तभी 3 आतंकियों को मार दिया गया था और एक बचा था जिसे पकड़ा गया और बाद में फांसी दी गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अहम मुद्दों पर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया और उस पर जिम्मेदारी से बचने का आरोप लगाया। उन्होंने पूछा, कल रक्षा मंत्री ने 1 घंटे का भाषण दिया जिसमें उन्होंने कई बातें कही, लेकिन एक बात नजरअंदाज कर दी गई। 22 अप्रैल 2025 को जब 26 देशवासी मारे गए तो ये हमला कैसे और क्यों हुआ। अपनी मां सोनिया गांधी पर शाह के तंज पर प्रियंका गांधी ने कहा कि अमित शाह ने मेरी मां की आंसू की बात कही है, मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। मेरी मां के आंसू तब गिरे जब उनके पति का आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वो मात्र 44 साल की थी। जब मैं इस सदन में खड़ी हूँ और उन 26 लोगों की बात कर रही हूँ तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूँ। बिहार में चल रही वोटर लिस्ट की खास समीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि अगर 65 लाख लोगों को लिस्ट से बाहर किया गया तो वो दखल देगा। ये टिप्पणी उस याचिका पर हुई जिसमें कहा गया कि लाखों लोगों के नाम हट सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई 12-13 अगस्त को तय की है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत ने ईडी की चार्जशीट पर फैसला सुनाने को फिलहाल टाल दिया है। अब अगली सुनवाई 7 और 8 अगस्त को होगी। अदालत ने पहले 15 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था। ईडी ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और यंग इंडियन कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग और साजिश के आरोप लगाए हैं। ईडी का आरोप है कि गांधी परिवार ने यंग इंडियन के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 2000 करोड़ की संपत्तियां गलत तरीके से हासिल की। मामला 2012 में शुरू हुआ था जब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत दर्ज कराई थी। कांग्रेस ने आरोप को राजनीति से प्रेरित बताया है और कहा कि नेशनल हेराल्ड देश की आजादी से जुड़ी विरासत है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.